साथ इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अली शाह साहब आप ही के साथ, यानी कि अब ओपनली यहां पर चैलेंज कर दिया गया है, ऐसे तैसे जैसे भी हो हम लेबनान को, हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे नहीं। इजराइल अब फिलहाल इसी मोड में और इसी कड़ी के तहत वहां पर भारतीय दूतावास की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया। सारे भारतीय नागरिकों को वहां से जाने के लिए कह दिया गया और अगर बाहर से कोई आना चाह रहा है उन्हें रोक दिया गया। जी शिल्पा जी, बिल्कुल। देखिए, जो हालात हैं अभी पूरे इस इलाके में, इजराइल, गाजा पट्टी, लेबनान, बल्कि पूरे मुल्क में बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो रहे हैं। ये जंग 100 साल से ऊपर थी, यहूदी वर्सेस अरब, जो 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने बोला हम हमास का नाम निशान मिटा देंगे, उनको खाक में मिला देंगे। अब देखिए, 17 सितंबर के बाद के शाम को जो साइबर अटैक हुआ था, जो कि पेजर, वॉकी टॉकी और जो कि जिस तरीके से हैक किए गए थे सर, और जिस तरीके से उड़ाया गया था, वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी हुई थी। अब वही जंग एक ऐसा रुख ले चुकी है कि इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह हो गया है एक तरीके से। तो इजराइल, नेतन्याहू ने बोला है हम इनका नाम निशान मिटा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं। देखिए, इसमें हल कैसे निकलेगा जब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कतर हो गया या मिस्र हो गया या अमेरिका हो गया। अमेरिका तो खैर हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, वो कहेगा कि एंथनी ब्लिंकन साहब बोलेंगे कि भाई इसको बंद करो, ये करो, वो करो, हम जो बाइडेन साहब बोलेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड हकीकत में हो क्या रहा है? ऑन ग्राउंड तो खुद ही हथियार प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्कुल अपना फायदा देखते हैं। करेक्ट जी शिल्पा जी। तो अमेरिका, बस मैं ये बोल के समाप्त करूंगा कि अमेरिका नहीं चाहेगा यहाँ पर अमल शांति आए, ये जंग रुके, क्योंकि उनका दबदबा, फिर उनका इन्फ्लुएंस, उनका दबाव इजराइल और उस क्षेत्र में बना रहेगा और वो चाहेगा अपना इन्फ्लुएंस वहां पे रखना। अमेरिका, अगर वो ही रुक जाती है जंग, तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां से कम हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि अभी और आने वाले समय में ये और ज्यादा पेचीदा होने वाला है, बदकिस्मती से। और अगर ये जंग अभी नहीं रोकी गई तो शिल्पा जी, जाहिर तौर पर यानी कि अब ये और ज्यादा भयानक रूप लेती हुई नजर आ रही है। अली शाह साहब, अगर ईरान की एंट्री हो जाती है यानी कि फिर मामला बेकाबू हो जाएगा। जी, ईरान ने पहले भी ये गीदड़ भभकी दे रखी है और पहले भी ये बोल रखा है कि हम हमला करेंगे इजराइल पे, और ये ईरान ने बोल रखा है ये। हालांकि ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेशकिन साहब, उन्होंने बोला है कि नहीं, हमला मत करो। उन्होंने सुप्रीमो को भी समझाने की कोशिश करी है कि अगर हमला करेंगे तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे एक तरीके से, तो नुकसान उनका भी होगा। तो अगर ईरान पहले भी ये बोल चुका है, मुझे लगता है कि ईरान हमला नहीं करेगा। ईरान केवल प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो एक दबाव में रखेगा कि हो सकता है ईरान कभी भी अब तब अभी भी हमला कर दे, थोड़ा हमले खोल दे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो, उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने बोला है कि नहीं अभी बहुत पेचीदा मामला हो जाएगा। तो ईरान इसको बढ़ावा देने के लिए अपना ही नुकसान नहीं करवाएगा। और तो अगर बाय चांस, अगर फर्ज करिए ईरान भी हमला खोलता है, तो जी हाँ, तो लेकिन एक मुस्लिम देश होने के नाते वो उनके साथ, लेबनान के साथ खड़ा रहना भी चाहता है। तो ऐसे में क्या समझ में आ रहा है कि रणनीति के साथ ईरान आगे बढ़ना चाहेगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है शिल्पा जी। देखिए, ईरान केवल प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा। ईरान ऑन ग्राउंड तो हम हमला करेंगे, मारूंगा 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 नहीं, ऐसे लोग करते हैं ना, हम बताते हैं बस। जो देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जिनको बरसना होता है वो बिना गरजे ही बरस जाते हैं। जो गरजते रहते हैं वो गरजते ही रहेंगे, वो बरसेंगे नहीं। तो ईरान ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा कि हम हमला बस करने वाले हैं, कर देंगे। इजराइल भी अपना स्टैंड 2 में रेडी रहेगा बिल्कुल अपना डिफेंसिव के लिए, कि इजराइल के भाई, क्योंकि इजराइल में जिस तरीके के इमरजेंसी के हालात हैं, जिस तरीके से वहां पर लोग के अंडर थ्रेट है इजराइल भी एट द एंड ऑफ द डे। तो ईरान ऑन ग्राउंड, मेरे को नहीं लग रहा कि एक्चुअली जाकर हमला कर देगा उनके ऊपर। जी ठीक है। ऐसे में अली साहब देखिए, जिस तरह से इजराइल की और हमास के संघर्ष की बात करें, 7 अक्टूबर 2023 को इनके बीच संघर्ष शुरू हुआ था, युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो भी अभी चल ही रहा है।
इधर ऊपर से एक नया मोर्चा इसराइल ने यहाँ पर हिजबुल्लाह के खिलाफ खोल दिया है, लेबनान को अब जो टारगेट पे ले लिया है। ऐसे में ये इसराइल के लिए आप कितनी बड़ी चुनौती मानकर चल रहे हैं? ये कितना चैलेंजिंग है इसराइल के लिए दोनों को एक साथ संभालना? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसराइल जो है यहूदियों का मुल्क, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सब जानते हैं कि नाजी जर्मनी, हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया था। उनको गैस चेम्बर में, कंसंट्रेशन कैंप में तड़पा तड़पा के उनको खात्मा करने की कोशिश की थी। एक जेनोसाइड हुआ था बहुत जबरदस्त तरीके का। ये कौम ऐसी है जो राख से उठकर आई, कहीं कहीं से भी नहीं। और देखिए आज की तारीख में छोटा सा मुल्क तकनीकी टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे का हो गया। क्या क्या इनोवेटिव मेथड टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। आप दुनिया को सबको सीखना चाहिए कि एक राख में से उठकर के कितना पावरफुल एक मुल्क हो गया। और अगर आप ज्योग्राफिकली भी देखें, ये घिरा हुआ है मुस्लिम राष्ट्रों से और ये वहां पर है, फिर भी इनका दमखम है, फिर भी अमेरिका इनको सुपर पावर इनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा जी, तो अगर तो इनकी डेयरिंग तो देखिए, इनकी मजाल तो देखिए, क्योंकि इतना दमखम, इतना डेयरिंग ये लाते कहां से हैं? इतना दमखम, इतना डेयरिंग ये लाते हैं अपने आत्मविश्वास से, सेल्फ बिलीफ से। उनको मालूम है कि हमारे में इतना दम है कि हम ये कर देंगे हम पे। तो बाकी अगर ये इजराइल एक छोटा सा मुल्क कर सकता है तो कौन, बाकी लोग हमें क्या रोकता है? बाकी लोगों को एक खड़े होके स्टैंडिंग टॉल कौन रोकता है? हम खुद अपने आप को रोकते हैं। तो देखिए इजराइल में इतना दमखम है कि अगर अमेरिका का सपोर्ट है, उनका अमेरिका का हाथ सिर के ऊपर है इनके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि रूस और यूक्रेन की जंग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट पुतिन पे अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी का करार दे दिया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन इन्फ्लुएंस है काफी, और अमेरिका का काफी इसमें इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अमेरिका का हाथ इजराइल के सिर के ऊपर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को अब तक इंटरनेशनल क्रिमिनल, इंटरनेशनल वॉर क्राइम का करार दिया नहीं है उनको। अब चलिए ठीक है, आप देखिए संघर्ष इनके बीच में, युद्ध इनके बीच में, ऐसे में जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वो हिम्मत नहीं हारा है और वो इसलिए वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर इजराइल हमास या इजराइल हिजबुल्लाह की बात करें तो देखिए इजराइल हमास में इसमें फर्क ये है कि हमास और हिजबुल्लाह में हमास खास तौर से अब एक टफ फाइट नहीं दे पाया है इजराइल को। लेट्स एक्सेप्ट इट। ये फैक्ट है कि हमास एक टफ फाइट नहीं दे पाया है। वो काफी बुरी तरीके से मार खाया है इजराइल के हाथों। उनको जो बंधक जो उन्होंने बनाए थे, सबसे पहले तो मैं कब से कहता आया हूं कि उनको तो वो रिहा कर देने चाहिए थे। अच्छा। शुरुआत में ही तो पहली बात तो वो लेने ही नहीं चाहिए थे, और लिए भी सबसे बड़ी गलती करी कि भाई बंधक लेके, क्योंकि इजराइल की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनकी जो फोर्स, वो किसी फोर्स के थ्रू ही कैसे भी करके उनको रिहा तो कर लेंगी। उनको तो बंधक छुड़वाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं तो हाथ मुड़ा के ऐसे इसकी नौबत ही ना आए तो पहले ही। मगर हमास ने सोचा कि अगर हम बंधक छोड़ देंगे, हमारे पास कुछ ऐसा पत्ता होगा नहीं जिससे हम उनसे नेगोशिएट कर पाए या कर पाए। तो हमास ने ये बहुत बड़ी गलती करी, एक तो कि वो बंधक ले लिए, वहां पे मासूमों को बंधक बनाया, और जिस तरीके का सलूक हुआ वो बहुत खराब हुआ। अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जब एक जंग छिड़ता है शिल्पा जी, सबसे पहली कैजुअलिटी, सबसे पहले मार कौन खाता है? दुश्मन नहीं, जो न्यूज होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो वहां की वो सच्चाई का खात्मा सबसे पहले होता है। तो अब मैं मालूम नहीं युद्ध क्षेत्र से खबरें जो आती हैं वो वेरीफाई करने के लिए भी जाएं, बेचारे जर्नलिस्ट भी मारे गए हैं। क्योंकि जब जैसे कि अमीर साहब ने बताया, जब बम गिरता है, जब गोलीबारी होती है, तो ये देख के तो नहीं गिरेगी कि आप फौजी हो, आप सिविलियन हो, आप ये हो, आप जर्नलिस्ट हो तो आप एग्जेम्प्टेड हो। बस जब हमले जब होंगे तो ये अब इजराइल ने हल्के में तो लिया हमास को भी और हिजबुल्लाह को भी। देखिए हमास से तो इजराइल नहीं डरता था कभी भी। हिजबुल्लाह थोड़ा बहुत भारी पड़ने की कोशिश करी इजराइल के ऊपर, मैं मानता हूं। चलिए, लेकिन हमास के साथ इजराइल ने जो गलती की होगी, कहीं ना कहीं उसे गुनाया होगा, आंकलन किया होगा, और अब जब मैदान में कूदे हैं, जंग की शुरुआत यहां पर हिजबुल्लाह के साथ हुई है। मैं चाहूंगी अली शाह साहब, आप जरा बताएं हिजबुल्लाह संगठन के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। ये कितना मजबूत संगठन, किस तरह से काम करता है, और कैसे ये, देखिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ इजराइल काम करता है, लेकिन इजराइल ने, आपने देखा कैसे पेजर अटैक के पीछे बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतरकर, हिजबुल्लाह के लेवल पर उतरकर उन्हें वहां पर आकर मात दी। बिल्कुल, देखिए
हिजबुल्लाह जो है, देखिए ये लेबनान से ऑपरेट करते हैं और इनकी भी अपने लड़ाके हैं। और ये मैं कहूंगा ये हौती रिबेल जो कि यमन और ईरान बैक्ड हैं, या हमास हो गया, उनसे ज्यादा ताकतवर है ये हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह को कई राष्ट्रों ने टेररिस्ट का करार नहीं दे रखा है। अच्छा। हमास को भी कई राष्ट्रों ने टेररिस्ट का करार नहीं दे रखा है। और जैसे कि हमास को यूएन, अमेरिका, यूके, अन्य देशों ने, इजराइल, इन्होंने टेररिस्ट का करार दे रखा है। कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने हमास को भी, मगर 7 अक्टूबर की जो घटना हमास ने करी वो तो 100% एक टेररिस्ट घटना थी। एक आम कोई संगठन ऐसी हरकत, ऐसी घिनौनी हरकत मासूमों, मजलूमों, सिविलियंस के खिलाफ नहीं करती। ये टेररिस्ट घटना थी, और जो भी टेररिस्ट की घटना करता है उसको तो मैं निजी तौर पे तो मैं टेररिस्ट ही कहूंगा। भला ही उस पे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग लगे कि नहीं लगे, जो भी आतंक फैलाता है वो आतंकवादी हुआ, सिंपल सी बात है। ठीक है, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए फिर भी युद्ध हो रहा है, क्या कहेंगे अली शाह साहब? जी, युद्ध नहीं होना चाहिए, फिर भी युद्ध हो रहा है, और ये चलता आ रहा है बहुत पहले। शिल्पा जी, आपने पिछला सवाल मेरे से हिजबुल्लाह के बारे में क्या कहा था, तो मैं हल्का सा थोड़ा सा भाई चाहता हूँ हिजबुल्लाह के बारे में। उसको बहुत लोग स्टेट विद इन अ स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन सीट्स लेबनान गवर्नमेंट और एक के अंदर एक तरीके से काफी लेबनान के अंदर इसको जम गया है ये। पर 1990 से लेके उन्होंने पार्टिसिपेट किया लेबनीज पॉलिटिक्स के अंदर, और प्रोसेस जो डिस्क्राइब हुआ लेबनाइजेशन ऑफ हिजबुल्लाह उसको कहते हैं। और बाद में पार्टिसिपेट किया जो गवर्नमेंट ऑफ लेबनान थी, उन्होंने ज्वाइंट पॉलिटिकल एलाइज के साथ 2006-2008 में लेबनीज प्रोटेक्ट, ठीक है, इसमें भी हिस्सा लिया इन्होंने। जो कि आर्मी है बोस्निया और हर्सिगोविया की, उनके खिलाफ आर्मी को भी प्रस्तुत किया, और इनकी स्थापना हुई थी 1992 में। देखिए, जो सेक्रेटरी जनरल थे हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह के पैरामिलिट्री विंग के, इनकी एक जिहाद काउंसिल भी है और एक पॉलिटिकल विंग जिसकी लॉयल्टी ऑफ रेजिस्टेंस ब्लॉक पार्टी जो कहते हैं, वो लेबनीज पार्टी का था। मैं ये कह के समाप्त करूंगा एक मिनट शिल्पा जी। हिजबुल्लाह जो इस्टेब्लिश हुआ लेबनीज क्लैरिक्स ने प्राइमरीली 1982 में जो इजरायली इन्वेजन था लेबनान का, उनको फाइट करने के लिए। फिर उसमें जो मॉडल अडॉप्ट हुआ था वो अयातुल्लाह रुबिया खुमैनी का हुआ था। वो ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 जब शाह ऑफ ईरान थे, फिर 1979 के बाद जब सत्ता बदली ईरान की, फिर इनकी जो क्लोज टाइज हैं वो डेवलप हुए ईरान और हिजबुल्लाह के। और जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो होता है कि इतिहास में भी इतने युद्ध हुए हैं, लेकिन कोई सबक नहीं सीखा जाता है। एक दूसरे देश को तो खत्म करने की, नामो निशान मिटाने की बात कही जाती है, लेकिन आतंक को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। और शांति व्यवस्था कैसे कायम की जा सकती है पूरी दुनिया में, तमाम देशों में, इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है।